मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो ये जो है वो आपको हाउस एग्ज़ाम में भी आएगा और ये आपका सेक्शन बी है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो इसमें जो है वो देखो हम क्या क्या स्टडी करेंगे वो सारा डिस्कस करेंगे अभी हम। तो सबसे पहले आज का हमारा जो है कि बेसिक लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स का, जो आपने 12th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसी को मैंने एक तरीके से रिवाइज आपको करवाया हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या है ये, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन and various factors which affect the rate of chemical reaction is known as chemical kinetics, ठीक है। it is also deals with the mechanism of the reaction। तो बट वी हैव टू स्टडी इन द सिलेबस, ठीक है, कि फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है उसमें जो है वो मुझे क्या क्या टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन का, जो है वो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। बट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एक्सपोजर टू रेडिएशंस, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर जो है वो पता होने चाहिए आपको, ठीक है। कंसंट्रेशन में देखो हम क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या होता है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में। ऑर्डर जो है वो आपके सिलेबस में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। आपको 12th में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी ड्राइव करेंगे, टी हाफ भी निकालेंगे और ग्राफिकल बिहेवियर भी देख लेंगे कि कैसे कैसे जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ जो है वो रेट कांस्टेंट के साथ आएगा, टी हाफ के साथ जो है वो आएगा। तो ये डिटेल डिस्कशन जो है वो हम करेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर का इफेक्ट जो हम स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं हम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो हम करते हैं बट आर द मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और लास्ट में आपके सिलेबस में है थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट, ठीक है, कोलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो ये दो थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी जो है वो हम जो है वो इसमें हम नाम दे देते हैं, ठीक है, चल के। तो वो सारा जो है वो हम उसमें देखेंगे और इन कंपैरिजन भी जो है वो हम करेंगे कि कैसे जो है वो इनका कंपैरिजन जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो हम अब शुरुआत करते हैं, ठीक है, कि जो आपके इसमें टॉपिक्स हैं, ठीक है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको हम ROR भी बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो है वो चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम उसको क्या बोल देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। लेकिन हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं। जैसे मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो वहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी क्या हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या होती है रिएक्टेंट की, विद द टाइम कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो ये बोलता है कि फॉर द केमिकल रिएक्शन द चेंज इन द क्वांटिटी जो है वो क्या है, वो है कंसंट्रेशन। इधर कंसंट्रेशन हो सकती है वो, जब मैं एक्वस फेज की बात करता हूँ। अगर गैसेस फेज है तो वहाँ पे चेंज इन क्या आ सकता है, प्रेशर आ सकता है ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो वो रेट ऑफ जो है वो रिएक्शन होता है, ठीक है। तो कोई भी क्वांटिटी जो चेंज होती हो टाइम के साथ जनरली हम उसको क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। और केमिस्ट्री में क्या आ जाएगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब ये बोलता है कि कितने टाइप्स के जो है वो रिएक्शंस जो है वो होते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि बेसिकली 3 तरीके के रिएक्शन होते हैं, एक होता है फास्ट रिएक्शन, एक होता है मॉडरेट रिएक्शन और एक होता है स्लो रिएक्शन, ठीक है। फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत फास्ट होती है और जिसको हमें ऑब्जर्व करना भी जो है कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और इनका एग्जांपल भी जो है वो क्या है, देखो रिएक्शन आर कंप्लीटेड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो कंप्लीट हो जाए, जैसे टाइट्रेशन हो गई, प्रेसिपिटेशन हो गई, ये सारी रिएक्शंस जो होती हैं वो आपके पास कैसी होती हैं, फास्ट होती हैं। तो ये आयनिक स्पीसीज को इन्वॉल्व करती हैं। कौन सी स्पीसीज को इन्वॉल्व करती हैं, आयनिक स्पीसीज को, है ना। लाइक जैसे A+, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, है ना, इज इक्वल टू AB जाके ये बन गया कोई, ठीक है। तो इस तरीके से ये आयनिक जो है वो कैटायन एनायन को जो है वो इन्वॉल्व करती है। एक होती है मेरे पास जो है वो मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन होती है जो फाइनाइट टाइम जो है वो जिनको रिक्वायर होता है फॉर द कंप्लीशन के लिए, ठीक है। जैसे मान लो कि उसके लिए जो है 5 मिनट, 2 मिनट, है ना, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, ठीक है। इस तरीके से जो है वो टाइम जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसको बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन, कि वो मॉडरेट टाइम उनके लिए चाहिए। और एक होती है आपका स्लो रिएक्शन जो बहुत ही जो है वो ज़्यादा जो है वो टाइम की डिमांड करती है। जैसे मान लो आपके पास 1 महीना चाहिए, ठीक है, 6 महीने चाहिए या 1 साल चाहिए, तो हम उनको क्या बोलते हैं, स्लो रिएक्शन जो है वो बोल देते हैं। तो मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया जैसे मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो गई, लाइक N2 3H2 जो है वो मिलके जो है क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। फिर आपके पास जो है वो स्लो रिएक्शन का एग्जांपल आ जाता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, क्रोजन की हम बात करते हैं, तो वो स्लो रिएक्शन होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन कोई फास्ट नहीं होता कि जैसे आज हमने बाहर रखा लो और कल को उसको रस्ट लग गई, ठीक है। तो वो रस्टिंग स्लो प्रोसेस होता है, उसको 1 साल भी लग सकता है।
अब केमिकल काइनेटिक्स में जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो हम कौन सी रिएक्शन को स्टडी करते हैं, मॉडरेट रिएक्शन को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो दीज रिएक्शन जो होती है दे आर कैन बी स्टडीड इजीली, और जो है फास्ट रिएक्शन होती है कई बार इनको जो है वो हमें जो है वो मॉनिटर करने के लिए स्पेशल मेथड जो है वो चाहिए होते हैं, स्पेशल टेक्निक्स चाहिए होती हैं। और जो स्लो रिएक्शन होती हैं बेटा उनका जो होता है हमें कोई पर्पज़ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि स्लो रिएक्शन को स्टडी करने का जैसे मान लो एक किसी रिएक्शन में 1 साल ही लग रहा है, ठीक है, तो उन रिएक्शन की कोई इतनी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं होती है, ठीक है। तो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं मॉडरेट रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें जो है वो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे मेजर किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास रिएक्टेंट है, ए से जो है वो मेरे पास क्या बन रहा है, बी बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो T इज इक्वल टू 0 टाइम पे आपको पता है कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट की क्या होगी, मैक्सिमम होगी, उसको मैंने बोल दिया A0। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0 होगी, T इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहाँ पे T इज इक्वल टू 0 पे रिएक्शन जो है वो स्टार्ट ही नहीं हुई है। अब ये बोलते हैं कि T इज इक्वल टू T टाइम पे आपके पास यही रिएक्टेंट है, तो ये बोलता है कि इसका कुछ अमाउंट जो है वो रिएक्ट कर जाएगा और वो क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बन गई, मान लो BT बन गई, ठीक है। और कंसंट्रेशन T पे अब A0 तो रहेगा नहीं क्योंकि इसका कुछ अमाउंट रिएक्ट कर चुका है, तो मेरे पास A क्या बचा, AT बचा, मतलब एट टाइम T मेरे पास AT जो है वो इसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है। और एट टाइम T B की कंसंट्रेशन कितनी होगी, BT होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप इसको जो है वो इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में A0 जो होगा वो ज़्यादा होगा और AT क्या होगा, विद द टाइम कम होगा। स्टार्टिंग में 0 होगा बट BT की कंसंट्रेशन क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो एट टाइम T पे जो है वो आपके पास जो है वो AT की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और A0 तो क्या होगा, वो ज़्यादा ही होगा। AT क्या होगा, AT है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T, वो होगी आपके पास कितनी, A0 माइनस एक्स। अब ये एक्स क्या चीज़ आ गई, मान लो कि आपके पास जो है वो इसके एक्स मोल रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो ना A0 है, इसके एक्स मोल रिएक्ट करके जो है वो क्या बना रहे हैं, B बना रहे हैं। तो एट टाइम T पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, A0 माइनस एक्स, और BT की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, BT कितना बनेगा, जितने इसके मोल टूटे हैं, तो टूटे कितने, एक्स मोल जो है वो उसके टूटे हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपके पास आप इसको लिख सकते हो, एक्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम्ड A, कि A के कितने मोल जो है वो कंज्यूम्ड हो चुके हैं, वो क्या है मेरे पास एक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एट टाइम T पे जो है वो A की कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पता कर सकता हूँ, बशर्ते मुझे पता हो कि उसका कितना अमाउंट रिएक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसी को रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए क्या होगा। अभी प्रोडक्ट को भूल जाओ आप, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए है ना, ये इंडिविजुअल है, किसी स्पीसीज का जो है वो इंडिविजुअल रेट है। फिर है रेट ऑफ ए कंजप्शन, ठीक है, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, रेट ऑफ ए, और इसी को बोलते हैं रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये सारे एक ही जो है वो उनका मतलब होता है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इज इक्वल टू, जब भी हम रिएक्टेंट की बात करते हैं, कोई भी रिएक्टेंट होगा मेरा, तो मैं क्या लगा दूंगा, माइनस साइन लगाऊंगा, और ये मेरे पास चेंज है कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन द टाइम, है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम, रेट की बात करते हैं कि चेंज इन द कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो मेरे पास यहाँ पे माइनस आ गया, तो अब ये जो चेंज होता है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो फाइनल कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी थी, AT, और इनिशियल कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी है, A0, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो टाइम इंटरवल कितना है, T टाइम पे ये T है माइनस T0, है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा इनिशियल टाइम T0, और ये मेरे पास फाइनल टाइम। तो मेरे पास क्या आ गया, इनिशियल टाइम तो 0 है और फाइनल टाइम मेरा T है, तो वो T आ जाएगा मेरा, यहाँ पे माइनस है, तो फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो ये आ गई मेरे पास AT, और इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो मेरे पास है A0, ठीक है। तो T इज इक्वल टू, ये लिखा मैंने T0 जो है वो तो 0 ही होता है मेरे पास हमेशा, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से होती है। तो ये बोलता है कि रेट जो होता है वो इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। इसका मतलब आपको मेरे समझाने का क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता। ये जो मैंने नेगेटिव साइन स्टार्टिंग से ही लगा दिया हुआ है, रिएक्टेंट के केस में ही लगता है, ये इसलिए लगता है क्योंकि रिएक्टेंट के केस में AT की कंसंट्रेशन A0 से क्या होगी, है ना, AT की कंसंट्रेशन जो होगी वो A0 से क्या होगी, कम होगी, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो ये वाली जो वैल्यू आती है अंदर, ये माइनस आती है ना, ये कम है और ये ज़्यादा है, ठीक है। तो AT जो है वो आपके पास जो है AT माइनस A0 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि A0 ज़्यादा होता है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बात हमेशा आपने ध्यान रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपके पास जो है वो इस रेट को पॉजिटिव करने के लिए मैं रिएक्टेंट साइड पे क्या लगा देता हूँ, रिएक्टेंट साइड पे हम क्या लगा देते हैं, नेगेटिव का साइन जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं B की बात करूं, प्रोडक्ट साइड की बात करूं,
ये नोट्स में आपको जो है वो ठीक है दे दूंगा PDF की फॉर्म में, तो आप उससे भी देख सकते हो। एक जस्ट आपको अभी जो है वो एक रिकैप्चुलेशन है 12th की, ठीक है। अभी आपका मेन टॉपिक जो है शुरू नहीं हुआ, लेकिन मैं पहले आपसे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करना चाहता हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी क्या आएगा या रेट ऑफ बी क्या आएगा, एक ही बात है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या आएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या आएगा। जब भी बी लग गया तो ये इंडिविजुअल रेट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इंडिविजुअल रेट होता है। और प्रोडक्ट आपको पता है ये प्रोडक्ट है, तो इसकी क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर प्लस का साइन आएगा। तो जब भी आपके पास प्रोडक्ट की बात आती है तो यहाँ पे प्लस जरूर लिखो। ये हैबिट डालो, नहीं भी लिखोगे तो वो अंडरस्टूड ही है, लेकिन हैबिट डाल लेना। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन द टाइम इंटरवल। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या आएगा, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या थी, BT माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, 0। और टाइम इंटरवल तो आपको पता है हमेशा T आएगा, है ना, T माइनस T0, है ना। T0 तो 0, तो टाइम इंटरवल T कितना टाइम पे जो है वो बात चली हुई है। तो रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो द एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट देयर इज ए माइनस साइन एंड देयर विल साइन विल बी देयर, एंड बिकॉज रिएक्टेंट में जो है वो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू आती है, नेगेटिव आती है ना। तो ये थोड़ा सा आपने अपनी बुक से भी देखना है, आप इसको 12th की बुक से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये जो डेल्टा होता है, ये जो आपके पास जो डेल्टा होता है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है लार्ज चेंज, है ना। और जब भी आपके पास डी लग जाएगा, स्मॉल डी लग जाए, तो ये स्मॉल चेंज को जो है वो रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे मान लो A से B रिएक्शन हुई, दोबारा मैं स्टार्टिंग पे आ गया, तो रेट ऑफ A क्या हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे डेल्टा लगाते हो तो वो लार्ज चेंज है। अगर आप यहाँ डी लगाते हो माइनस DA/dt, तो मतलब स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं कि बहुत कम अमाउंट में चेंज आ रहा है। रेट ऑफ B क्या आ जाएगा, प्लस DB/dt, है ना। तो आपको लिखना आना चाहिए कभी भी कि कैसे जो है वो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। फॉर द रेट ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। जब भी जैसे मान लो कई बार होता है तो 2A लिखा होता है, 3B लिखा होता है, तो जब भी मैं रेट ऑफ A की बात करता हूँ या रेट ऑफ B की बात करता हूँ, तो मैं कभी भी 1/2 या 1/3 नहीं लिखता हूँ, जब भी इंडिविजुअल रेट की बात आती है, ठीक है। आगे चल के आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यूनिट क्या होते हैं, देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ठीक है। तो यह आपके पास आ जाएगा कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकंड, है ना। चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है आपके पास, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम। तो कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम क्या होता है, सेकंड। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, है ना। इसके यूनिट आ जाएंगे। तो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट फिक्स होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम, है ना। तो कंसंट्रेशन हम मोल पर लीटर में ही ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मान लो कंसंट्रेशन की बजाय एक्वस फेज में बात हो रही है, कंसंट्रेशन हम कब लेते हैं, जब नॉर्मलिटी मोलैरिटी की बात करते हैं। अब जैसे मान लो गैसियस फेज है, तो गैसियस फेज में यूनिट क्या हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई टाइम आ जाएगा वो, तो एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाई टाइम क्या आ जाएगा मेरे पास, एटमॉस्फेयर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये बोलते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन होती है और जो प्रेशर होता है, इसको आप जो है वो इंटरकन्वर्ट भी कर सकते हो बाय दिस फार्मूला, P इज इक्वल टू CRT। ये प्रेशर है, ये कंसंट्रेशन है, ये गैस कांस्टेंट है, और ये टेम्परेचर है। अगर आपको जो है वो कंसंट्रेशन दी है तो प्रेशर में आ सकते हो, प्रेशर दिया हुआ है तो आप कंसंट्रेशन में जो है वो जा सकते हो। क्लियर होगी बात। उसके बाद जो है वो अब ये बोलता है कि हाउ वी कैन मेजर द रेट। अब हमें रेट जो है वो मेजर करना है, तो वो हम कैसे मेजर जो है वो करेंगे। तो उसके लिए जो है वो मैं एक बार फिर से जो है वो आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो जिसमें मैंने कोई एग्जांपल लिया 2A + 5B इज इक्वल टू 6C, है ना। तो इसमें मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपनी मर्जी से ले लिया 2, 5, 6, है ना। हो सकता है आपको दिए हो सकता है नहीं भी दिए हो। अगर नहीं दिए होंगे तो आपने 1 एज्यूम करना, अगर दिए होंगे तो जो दिए होंगे वही जो है वो आप इसमें मेंशन करना, ठीक है। तो अब जो है वो आपको थोड़ा और क्लियरिटी होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन में और इंडिविजुअल रेट में जो है वो क्या डिफरेंस होता है। एक होता है इंडिविजुअल रेट। इंडिविजुअल रेट मतलब जैसे वो खुद बोल देगा रेट ऑफ A, रेट ऑफ B, रेट ऑफ C, या वो बोल देगा कि कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन बताओ मुझे इस रिएक्शन का, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस होता है, आपको ये समझना है, ठीक है। तो अब आपको जो है वो ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो 2A 5B इज इक्वल टू 6C, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें T इज इक्वल टू 0 पे स्टार्टिंग पे 2A A0 है माना, 5B जो है मैंने B0 माना, और प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। एट टाइम्स इक्वल टू T पे आपको पता है कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो इसके दो मान लो इसका x मोल टूट रहा होगा, तो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वजह से ये टूटेगा A0 - 2x, ठीक है। मान लो अगर ये इसका x टूट रहा था तो इसका टूटेगा 5x, है ना, क्योंकि 5 टाइम्स B है, B0 - 5x, तो
तो बन कितना जाएगा टोटल 6x जो है वो बन जाएगा। अब ऐसा मत करना कि यहाँ 5x टूटा, यहाँ 2x टूटा, तो टोटल 7x हो जाएगा, नहीं, वो आप स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख के जो है वो इसका आंसर जो है वो लिखते हो, ठीक है। तो अब ये बोलता है कि बट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ ए। अब मैं बोलूं कि रेट ऑफ ए क्या होता है, तो उसी को बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए या रेट ऑफ ए। तो ये इंडिविजुअल रेट है, तो जब भी इंडिविजुअल रेट आएगा तो उसको ऐसे लिखा जाता है माइनस, माइनस साइन क्यों लगेगा, ये मैंने पहले बताया, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी थी, ए नॉट माइनस 2x, और इनिशियल कितनी थी, ए नॉट, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या आ गया, -2x, यही बचा ना। तो -2x और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास +2x इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 2x। मैंने 2 को बाहर ले आया, 2 dx बाई डी टी। तो ये आया मेरा रेट ऑफ ए, ये है इंडिविजुअल रेट। और जब भी इंडिविजुअल रेट लिखते हैं हम, तो मैंने कभी भी, जैसे ये 2 है तो इसको 1/2 नहीं मैं लिखूंगा, ठीक है। फिर आगे रेट ऑफ बी, रेट ऑफ बी ये भी मेरा रिएक्टेंट है, तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ऐसे भी बोल सकते हैं आपको। तो ये भी क्या आएगा, आप इसको फटाफट लिखो, माइनस डी वी बाई डी टी, जो मर्जी कोएफिशिएंट हो, मुझे कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये बताना चाहता हूँ आपको। फिर आएगा इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ जाएगा, बी नॉट माइनस 5x माइनस बी नॉट, ठीक है। तो इज इक्वल टू मेरे पास ये बी नॉट से बी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो -5x मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5x आ जाएगा, 5 को पहले ले लूँ तो dx बाई डी टी आ जाएगा। सिमिलरली मेरे पास जो है वो रेट ऑफ सी मेरे पास प्रोडक्ट है, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, ये अपीयर हो रहा है। जो भी मेरे रिएक्टेंट होते हैं उनको बोलता हूँ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ या डिसअपीयरेंस। तो मेरे पास रेट ऑफ अपीयरेंस आ गया, तो यार डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी सी बाई डी टी। तो यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या आ जाएगा मेरे पास, 6x माइनस 0, तो 6x आ गया, तो यहाँ पे 6 मेरा बाहर आ जाएगा, dx बाई डी टी, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल रेट है। अब आप बोलो सर कि फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, तो जब भी आपको फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है तो आप वो आता है मेरे पास dx बाई डी टी, ठीक है। वो मेरे पास क्या होगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू यहां पे देखो इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो 1/2 माइनस डी ए बाई डी टी, ये है मेरा रेट ऑफ रिएक्शन, इज इक्वल टू माइनस 1/5 डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 1/6 डी सी बाई डी टी। तो ये है मेरा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जब भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर आपसे बात की जाएगी, ठीक है, तो वो जो है वो आपको स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की मदद से लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो आपके पास है अल्फा टाइम्स ए, बीटा टाइम्स बी या गामा टाइम्स सी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी, कि कितना मेरे पास जो है वो रिएक्टेंट से जो है वो मेरे पास जो है प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा 1/अल्फा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/बीटा डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 1/गामा डी सी बाई डी टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है पूरी रिएक्शन का, ये जो होता है वो डिपेंड्स करता है स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे, ठीक है। तो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो लिखे जाते हैं, ठीक है। बट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस, जैसे पर्टिकुलर सब्सटेंस ये वाले थे, डू नॉट डिपेंड अपॉन द स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस आपको करवा दूं, जैसे मान लो क्वेश्चन है राइट द रेट एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। इनके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो लिखना है। जैसे मान लो एग्जांपल है N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2 अमोनिया। अब आपको इससे बड़े सारे न्यूमेरिकल जो थे वो 11th में 12th में थे, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, पूरी केमिकल का रिएक्शन ROR जो है इज इक्वल टू, अब ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, तो माइनस साइन आएगा रिएक्टेंट का dN2 बाई डी टी। अब इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1/1 नहीं है वो, इज इक्वल टू ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस, ये इसका कोएफिशिएंट 3 है तो 1/3 आ जाएगा, तो DH2 बाई डी टी इज इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट है तो इधर प्लस आएगा 1/2 DNH3 बाई डी टी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप इसका जो है वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो लिखोगे। अगर मान लो वो रेट ऑफ N2 पूछता तो रेट ऑफ N2 सिंपली यही आता है dN2 बाई डी टी। अगर वो रेट ऑफ H2 पूछता तो वो आता DH2 बाई डी टी, है ना, माइनस साइन के साथ, फिर -1/3 नहीं आता। अगर वो इंडिविजुअल की बात करता है, ये पूरी का रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, तो हम ये एक्सप्रेशन जो है वो लिखते हैं। अब आपको न्यूमेरिकल में हो सकता है कि ये वाली वैल्यू दी हो और आपसे जो है वो ये DH2 बाई डी टी पूछ रहा हो, ये हो सकता है कि वो आपको dN2 बाई डी टी इसकी वैल्यू दी हो और वो पूछ रहा है DNH3 बाई डी टी की, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर देना, दोनों ले लेने और इन दोनों को इक्वेट कर देना। मतलब जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा ये सबसे पहले आपको ये लिखने आने चाहिए, फिर आपने देखना कि आपको गिवन क्या है और आपको वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। फिर आप इक्वेट करके जो है वो उसको कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से जो है वो आपको ये लिखना होता है। जैसे मान लो आपके पास ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2H2O2, ये ब्रेक कर रहा है 2H2O प्लस O2 में, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, पूरी केमिकल का रेट ऑफ रिएक्शन मतलब पूरी केमिकल का रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का रेट इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि रिएक्टेंट है, रिकॉप्शेंट भी आएगा DH2O/dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 DH2O/dt इज इक्वल टू प्लस DO2/dt। ये आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस क्यों आ रहा है। फिर SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3, तो मैं अभी बोलूँगा नहीं, इसको आप देख सकते हो कि ऐसा जो है वो कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं कुछ न्यूमेरिकल की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूँ इसमें, क्योंकि आपको जो है वो ज़्यादा समझ जो है वो तभी आएगा जब आपको जो है वो थोड़े न्यूमेरिकल्स जो है वो आते हो। अब जैसे मान लो मैं इसको रीड कर देता हूँ, ये 2A प्लस 3B इज इक्वल टू 5C है। अब ये बोलते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन A की जो है वो है 10 मोलर विच चेंजेस टू 5 मोलर इन 20 सेकेंड्स। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन A। ठीक है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A, फिर आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, एंड देन आपको वैल्यू निकालनी है -dB/dt की या प्लस dC/dt की। ठीक है, तो कैसे जो है वो आप ये जो है वो निकालोगे, तो देखो अब पहले सबसे पहले आप रिएक्शन लिखो 2A प्लस 3B इज इक्वल टू 5C इज इक्वल टू, मतलब ये एरो दिया 5C ये बना रहा है। अब ये बोलते T इज इक्वल टू टाइम 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है A की 10 मोलर, और T इज इक्वल टू 20 पे ये बोलता है कि ये रह गया कितना 5 मोलर। अब ये बोलता है कि ये सारा चेंज हुआ 20 सेकंड में, कि T इज इक्वल टू 20 सेकंड में कितना रह गया 5। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A, ये इंडिविजुअल की बात कर रहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A अगर आपको निकालना तो रेट ऑफ A क्या आ जाएगा -dA/dt। अब यहाँ पे -dA/dt -1/2 नहीं आएगा, क्योंकि रेट इंडिविजुअल है, ये रेट ऑफ A पूछ रहा है पहले, तो 1/1 हम निकालेंगे, तो -dA/dt कितना आ जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन 5 - 10 और नीचे आ जाएगा 20 - 0, तो वो जितना टाइम होता है उतना ही टाइम आप यहाँ लिख दो 20, और ये मेरा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5/20 1/4 आ गया। ठीक है, आंसर मोल जो है वो आपके पास पर लीटर पर सेकंड। तो इंडिविजुअल रेट जो होता है रिएक्टेंट का हो या चाहे प्रोडक्ट का हो, हम कभी भी कोएफिशिएंट से उसको डिवाइड नहीं करते। सिमिलरली अभी ये मेरे पास आंसर आ गया कि रेट ऑफ A। अगला पूछता कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आप सबसे पहले इस इक्वेशन को देखें, बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए होती है हमें जब भी हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा मेरे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 dA/dt इज इक्वल टू -1/3 dB/dt इज इक्वल टू प्लस 1/5 dC/dt। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा मेरे पास, ये देखो अब ये बोला कि कैलकुलेट करो रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो मैंने dA/dt तो ऊपर ही कैलकुलेट किया था, -dA/dt वो कितना आया था 1/4, तो -dA/dt मेरे पास कितना है, ये कितना है 1/4। ठीक है, तो 1/4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/8, तो मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, देख के जो है वो मेरे पास जो है अभी क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला ये बोलता है कि -dB/dt क्या होगा। अब मैंने ये वाली वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली, ठीक है, या ये छोड़ो, मेरे पास जो है वो मेरे को निकलना -dB/dt, तो आप -dB/dt को कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/3 dB/dt के भी इक्वल हो सकता है। तो अब dB/dt मुझे निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो मैंने अभी निकाला, कितना होता है 1/8, तो 1/8 इधर होगा, ये 1/8 इधर, तो मेरे पास जो है dB/dt क्या हो जाएगा 3 परे चला जाएगा, -dB/dt कितना आएगा 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B कितना आ गया, बेसिकली ये क्या है -dB/dt, ये रेट ऑफ B था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, तो यह आ जाएगा 3/8 मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको मैं एक रिकैप्चुलेट करवा रहा हूँ, ये आपको आपकी बुक में जो है वो इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो एक आपको थोड़ा सा आप इसको रिवाइज कर लेना, मतलब आप इसको रीड कर लेना, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा जो है वो चैप्टर के लिए जो है आप तैयार हो जाओ कि इसमें आप क्या पढ़ेंगे। फिर dC/dt, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, dC/dt जो है वो आपको बोल रहा है कि निकालना है, dC/dt क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहीं से निकाल रहा हूँ देखो मैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/5 dC/dt होता है। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन तो पता ही है कि रेट ऑफ रिएक्शन मैंने कितना निकाला हुआ है 1/8, तो 1/8 होता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो dC/dt कितना आ जाएगा 5 टाइम्स ROR, तो 5 × 8 या 5/8 आपके पास आ जाए। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जब भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो हमेशा हम इसी से इक्वेट करते हैं, ठीक है, इसी से जो है वो हम निकाल देते हैं। क्लियर होगी बात, तो आपको डायरेक्ट भी लिखना आना चाहिए और ऐसे भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे इनका जो है वो क्या क्या जो है वो मीनिंग होता है। ठीक है,
अब जो है वो आपको मैं एक और जो है वो एग्जाम्पल इसमें लूँ। देखो एग्जाम्पल है, एक्सप्रेस द रेट ऑफ जो है वो फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो आपको ये रिएक्शन दी हुई है 2H2O एक्वस 2H2O प्लस O2 गैसियस। अब ये बोलता है कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज 1.12 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2। ठीक है, या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, ये आपको जो है वो निकालना है। तो अब आप सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को पढ़ें पॉज करके, फिर जो है वो आपने जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो, अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपके पास आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को लिख के क्या आएगा, -1/2 dH2O/dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 dH2O/dt इज इक्वल टू dO2/dt। तो गिवन है आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स dH2O/dt ये होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वो है 1.12 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर मिनट, है ना। ये आपकी बुक से ही लिया हुआ है, मैंने मॉडर्न की बुक से ही लिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको जो है वो फाइनल एग्जाम में आ सकता है, जो आपका फाइनल एग्जाम होगा अप्रैल में। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2 कितना आ गया, -d रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2 दैट इज dH2O2, ये आपको जो है वो फाइंड आउट करना है। अब ये बोलता है कि इसको निकालने के लिए मुझे जो है वो देखो आपको इक्वेट करना पड़ेगा। अब मेरे पास वैल्यू गिवन दी हुई है वाटर की, तो मैं इसको इक्वेट कर दूंगा, ये वाला जो है उसको इक्वेट कर दिया, तो -1/2 dH2O/dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 dH2O/dt। तो -dH2O2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, ये 2 पर चला गया, 2/2 dH2O, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2/dt होता है वो इक्वल हो गया dH2O/dt के, मीन्स रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर के। तो वो इन दोनों का रेट इक्वल हो गया, तो जो वैल्यू उसकी है वही आंसर इसका आ गया 1.12 इंटू 10⁻⁻2। फिर बोलता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 भी आप जो है वो इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वैल्यू पता है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है आपके पास जो है वो dO2/dt आ जाएगा। तो dH2O/dt की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो उससे को आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपको जो है वो थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब ये बोलता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कितने तरीके के जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं। तो बोलता है कि 3 तरीके के होते हैं, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है इंस्टेंटेनियस, एक होता है इनिशियल रेट। ठीक है, तो पहले देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये बोलता है कि रेट मेजर्ड ओवर ए फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय नोइंग द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एट 2 डिफरेंट टाइम्स, है ना। जैसे आप एवरेज वेलोसिटी निकालते थे वैसे ही एवरेज रेट होता है। ठीक है, कि आपको जो है वो पता होना चाहिए जो भी आपके पास जो है वो है ना डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कितनी है डिवाइडेड बाय कितना टाइम इंटरवल है, तो आप वहां से एवरेज जो है वो बता सकते हो। तो अब ये बोलता है कि रेट मेजर्ड ओवर ए फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इज जो है वो टेंड बाय नोइंग द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एट 2 डिफरेंट टाइम्स। तो देखो कंसंट्रेशन हमें चाहिए एक टाइम इंटरवल T2 पे, एक कंसंट्रेशन चाहिए हमें T1 पे, है ना। T1 इनिशियल है, T2 फाइनल है, T2 टाइम फाइनल है, ये इनिशियल है। तो मैं ग्राफ से इसको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये ग्राफ है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कंटिन्यूसली क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ग्राफ ऐसे चलेगा आपके पास, और प्रोडक्ट का कैसे चलता है, ऊपर को चलता है ये वाला। तो ये बोलता है कि रिएक्टेंट वर्सेस टाइम है, ये भी रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट वर्सेस जो है टाइम है। तो ये बोलता है कि पहले मान लो 100 मोलर थी, कुछ टाइम के बाद कितनी होगी 50 मोलर होगी। कितने टाइम बाद आपके पास ये 10 थे उस टाइम मिनट, इस टाइम जो है 20 मिनट्स बाद जो है वो कितना रह गया 50 मोलर। तो एवरेज रेट क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 50 माइनस इनिशियल माइनस 100। तो ये मैंने लिखा है कि प्लस माइनस इसलिए लिखा है कि अगर आप रिएक्टेंट लेते तो माइनस लगाना है और प्रोडक्ट लगाओगे तो प्लस लगाना है। वो क्यों, क्योंकि मैं रेट को क्या हमेशा रखता हूँ पॉजिटिव रखता हूँ, तो इसलिए मैंने पहले ही माइनस लगा दिया ताकि मुझे पता है कि अंदर वाली क्वांटिटी माइनस आएगी। तो 50/10 5 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये मेरा एवरेज रेट आ गया। सिमिलरली मैंने प्रोडक्ट की बात की, जैसे मान लो इनिशियल मेरा 10 मोलर है, फाइनल मेरा 50 मोलर है। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा 50 माइनस 10, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगी। तो बाहर पॉजिटिव ही लगाया मैंने 40/10, तो ये 4 मोल पर लीटर पर सेकंड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंस्टेंटेनियस रेट होता है। सेकंड कैटेगरी होती है रेट मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं कि पर्टिकुलर जो है वो
टाइम पे जो है वो हम क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो टाइम के साथ ग्राफ जो है वो मेरा इस तरीके से आएगा। तो पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मान लो इस टाइम इंटरवल पे मुझे क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। तो इस पे जो है वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। ऐसे एक पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है एक आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कट करे एक्स और बाई एक्सिस को। तो इसका जो स्लोप होगा डी वाई बाई डी एक्स, वही मेरा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो मेरा कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो ये मेरा ग्राफ था और ये स्लोप मेरा कट किया है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 से 6 है और ये 0 से 60 है ना। तो मेरे पास जो है वो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, 6 बाई 60, तो 1/10, तो 0.1 आ गया। ठीक है, तो y इक्वल टू mx प्लस c का स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो इंस्टेंटेनियस के केस में आपके पास जो है वो किस तरीके से जो है वो आपके पास जो है वो ये कैलकुलेट करना है, वो आपको डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक होता है आपके पास इनिशियल रेट, ठीक है, एक होता है आपके पास इनिशियल रेट। तो इनिशियल रेट जो होता है वो आपके पास होता है कि बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही जो रेट होता है, जैसे मान लो t इज इक्वल टू 0 पे ही जो रेट होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं, जस्ट आफ्टर स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, आर नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस डी सी वाई डी टी से इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसकी भी जो है वो यूटिलिटी है एक, कि कहाँ पे जो है वो हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा एक बेसिक था। उसके बाद हमारे पास है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से होते हैं। तो वो होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये इसके ऊपर भी रेट डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और जो प्रेशर होता है। ठीक है, इसमें मैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी आपको दोनों करवाऊंगा। टेम्परेचर है, आर्हेनियस इक्वेशन है, कैटलिस्ट है, इफेक्ट ऑफ सनलाइट है ना, ये पहले बता चुका हूँ, पीएच मीडियम की। तो अब ये बोलता है कि पहला फैक्टर लेते हैं, 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर रेट कैसे डिपेंड करता है। अब ये बोलता है कि इसमें क्या लिखना है आपको, ये बोलता है कि फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट की मैटर करती है, कि अगर मैं रेट को कंपेयर करूंगा कि कोई भी एक सिंगल सब्सटेंस है तो उसका रेट जो है वो कौन सी स्टेट में ज्यादा होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस। तो गैसियस स्टेट में जो होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो गैसियस स्टेट में ही जो है वो आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के चांसेस जो ज्यादा होते हैं एज कंपेरिजन टू लिक्विड, और लिक्विड के कंपेरिजन में सॉलिड के। ठीक है, और जो है इसी में बात कर रहा हूँ नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। अगर आपका होमोजीनियस फेज है तो रेट मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। होमोजीनियस फेज का मतलब होता है कि आपके पास जो है वो एक ही तरीके का फेज जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा डिफरेंट फेज हो, जैसे सॉलिड, लिक्विड। और होमोजीनियस का मतलब कि एक ही फेज जो है वो आपका प्रेजेंट है, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। फिर आता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ऑब्वियस बात है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। अगर बड़े सब्सटेंसेस को हम स्मॉलर पीसेस में तोड़ दें तो उनका जो है वो सरफेस एरिया क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ड्यू टू विच रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आप मेरे पास जो है वो क्या हो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि केमिकल नेचर पे कैसे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट पे भी जो है वो डिपेंड करता है। जितना ज्यादा स्टेबल रिएक्टेंट होगा उतना मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, कम आएगा। और प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी पे ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के साथ जो है वो स्टेबिलिटी, अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। और रिएक्टेंट अगर मेरा ज्यादा स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम ये स्टडी करते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर में वो है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। क्या चीज है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में जो है वो किस तरीके से जो है वो हम जो है वो उसको स्टडी करते हैं। तो इसमें जो है वो आपके पास एक होता है थ्योरेटिकल मेथड और एक होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। थ्योरेटिकल मेथड में इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से। वो कुछ नहीं बोलता, वो ये बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, कि रेट जो है वो ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, टू द पावर रेट जो है वो बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए टाइम ए की कंसंट्रेशन रेज टू पावर ए, बी की कंसंट्रेशन रेज टू पावर बी। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जिसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, है ना। तो थ्योरेटिकल मेथड था कि देख के हम बता सकते थे कि कैसे जो है वो रेट डिपेंड करता है। लेकिन इसके बाद जो है वो उसमें थोड़ी गड़बड़ आई, वेरिएशन आई, कि ऐसा जरूरी नहीं होता था कि वो ए की पूरी पावर ए पे डिपेंड करे। हो सकता है वो इसकी पावर पे ना डिपेंड करे। ठीक है, हो सकता है कि इसकी पावर 1 पे डिपेंड करे, हो सकता है इसकी पावर 2 पे डिपेंड करे, हो सकता है इसकी पावर 3 पे डिपेंड करे। तो वो हम एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलता है। तो एक्सपेरिमेंट से जो हम इक्वेशन लिखते हैं हम उसको बोलते हैं रेट लॉ। उसको हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ। तो रेट लॉ जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होती है। और इसमें जो हम रेट लिखते हैं वो लिखते हैं रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन रेज टू पावर ऑर्डर।
अब हम किसकी बात करने लग गए, ऑर्डर की बात करने लगे कि वो एक्चुअल ऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो ए से ए, बी से बी प्रोडक्ट मेरे पास बन रहे हैं। अब मेरा रेट जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे के ए रेस्ट टू पावर पी और बी रेस्ट टू पावर क्यू, कुछ भी मान लो, मैंने यहाँ पे पी क्यू माना। अब एक्चुअल जो टर्म्स होती हैं, जो पावर्स होती हैं कि रेट उनकी कंसंट्रेशन की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, वो 0 पे कर रहा है, 1 पे कर रहा है, 1.5 पे कर रहा है, कितने पे कर रहा है, तो वो जो पावर्स होती हैं सबका सम ही क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। उनका सम ही क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बन जाता है। तो बेसिकली ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, एक नंबर है ये आपके पास, ठीक है। ये बेसिकली क्या आपके पास क्या है, नंबर होता है जो आपको बताता है कि एक्चुअल डिपेंडेंस जो है वो रेट की किस तरीके से होती है, ठीक है। तो ऑर्डर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो इस तरीके से, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको कई बार ये भी आ जाता है कि डिफाइन रेट कांस्टेंट और इसके क्या यूनिट होते हैं। तो रेट आपको जनरल दिया जाता है के कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर ऑर्डर। तो के की यूनिट जो होते हैं रेट कांस्टेंट के, वो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, कि ऑर्डर कौन सा है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो पहले मैं इसको डिफाइन कैसे करूंगा, जब मैं कंसंट्रेशन को 1 मान लूं, तो जब मैं कंसंट्रेशन को 1 मानूंगा तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। या मैं बोलूँ रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी, ठीक है। तो के की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे, रेट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन रेज टू पावर ऑर्डर, ठीक है। या के क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑर्डर, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड, वो मैंने पुट कर दिया मोल पर लीटर पर सेकंड, और यहाँ पे मैंने मोल पर लीटर, इसको मैंने क्या मान लिया, ऑर्डर मान लिया मैंने कि ये एन ऑर्डर है, मुझे नहीं पता एन की वैल्यू कितनी है, तो मैंने एनथ ऑर्डर के लिए जो है वो यूनिट निकाल लिए। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा मोल पर लीटर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। तो ये एनथ ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के जो है वो यूनिट होते हैं, ठीक है। तो आपको कई बार क्वेश्चन आया कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपने ये बड़ा फार्मूला जो है वो याद रखना होता है कॉम्पिटिटिव के लिए। तो आप फटाफट जो है वो उसके क्या निकाल सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो 0 ऑर्डर में के आपको जो है वो रेट कांस्टेंट के यूनिट निकालने, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन रेज टू पावर 0, है ना। तो ऑर्डर क्या है इसमें 0, तो मैंने कंसंट्रेशन का पावर क्या दे दी 0, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 मीन्स 1, तो रेट क्या आ गया मेरे पास के, तो के की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आ गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड, रेट के बराबर ही इसके यूनिट हो जाएंगे। अगर आप इस फार्मूले से करना चाहते हो तो एन की वैल्यू 0 पुट करो, तो एन की वैल्यू जैसे आप 0 पुट करोगे तो 1 माइनस 0 1 नहीं आएगा, तो मोल पर लीटर पर टाइम, टाइम मतलब पर सेकेंड, ठीक है। तो के मोल पर लीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट आएंगे। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर के भी निकाल सकते हो, तो रेट के कंसंट्रेशन इसका 1 मान लो, ऑर्डर कितना है 1, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन, है ना। एनीथिंग रेज टू पावर 1 मतलब वो वही है कंसंट्रेशन। तो के की वैल्यू, के की यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड, रेट के है आगे, और कंसंट्रेशन क्या होते हैं मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर से कैंसिल, तो पर सेकंड के आगे के की यूनिट आगे। और शॉर्टकट से भी कर लो, एन की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 0, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 मीन्स 1, तो ये वाला टर्म क्या हो गई 1, तो पर टाइम ही बचा, तो के क्या आ जाएंगे पर सेकंड। तो इसी तरीके से आप जो है वो सेकंड ऑर्डर के भी जो है वो क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, थर्ड ऑर्डर के भी निकाल सकते हो, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको आप, इस लेक्चर को आप एज इट इज ही रिवाइज करें। ये एक आपको रिकैप्चुलेशन है, तो इसमें मैंने आपको हाउस एग्जाम में जो है वो थोड़े जो है वो कम क्वेश्चन, बिल्कुल ही कम क्वेश्चन इस सेक्शन से अभी तक जो मैंने अभी तक जो पढ़ाया हुआ है उसमें से जो है वो आपको आएंगे, लेकिन फिर भी आप इसको रिवाइज करना, क्योंकि जब मैं आपको अभी ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी का कंपैरिजन मुझे करवाना है, तो उसके बाद मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको करवाऊंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो वो जो है वो आपको जो है वो तभी आएगा जब आप जो है वो ये वाला जो है वो बेसिक पढ़ के आओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपको जो है वो लेक्चर 2 लेक्चर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है हाउस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 जो अभी अपकमिंग आएंगे वो आपने जो है वो जरूर रिवाइज करने जाने से पहले, और उनके नोट्स PDF जो है वो आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।